नमस्कार। जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और आप सभी दर्शकों से मेरा एक आग्रह है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारा जो न्यूज़ का विश्लेषण है वो अच्छा लग रहा है इस चैनल का, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिससे मेरा भी थोड़ा-सा हौसला अफ़ज़ाई होगी, हौसला बढ़ेगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो दिल्ली सरकार में जो लगातार खींचातानी चल रही है, एक दूसरे की टाँग खींचने का, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो खींचातानी निश्चित रूप से चलनी थी और चल रही है। इसी बीच में आतिशी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ एक फ़ोटो है जो कहीं से उनको मिली होगी, उन्होंने एक्स पे शेयर करी, जिसमें रेखा गुप्ता जी के पति श्री मनीष गुप्ता जी एक अपने एक ड्राइंग रूम टाइप की जगह दिख रही है, जो देखने में लग रही है, वो ऑफिस नहीं लग रहा है, वो ड्राइंग रूम टाइप की जगह है। और उसमें वो बैठे हैं और उनके आसपास काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। आतिशी जी का दावा है, उनका कहना है कि वो जो लोग हैं वो बिजली विभाग, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी लोग हैं और अब दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण बैठकें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता न करके उनके प्रति मनीष गुप्ता कर रहे हैं। और उन्होंने इसकी भरसक आलोचना करी कि इस तरह से महिला मुख्यमंत्री तो बना दी गई, बीजेपी ने बना दी है महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, लेकिन जो सत्ता है वो आज भी एक पुरुष यानी उनके पति श्री मनीष गुप्ता जी चला रहे हैं। महिला सरपंच तो बन जाती थी, लेकिन जो उसके अधिकार होते थे और जो काम होते थे वो महिला सरपंचों के पति लोग किया करते थे। वो जो इशारा करना चाह रही थी, वो ये इशारा करना चाह रही थी कि पंचायती राज के बाद जिस तरह से अधिकार दिए गए, वहां पे महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया कि इतनी महिलाएं तो सरपंच बनेंगी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो पुरुष भी थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को आगे करके उनको चुनाव लड़ाया और महिलाओं को जिताया, लेकिन शासन उन्होंने किया। तो उसी से आतिशी जी ने रेखा गुप्ता और मनीष गुप्ता जी के दोनों के जो सामंजस्य है उसका तुलना करी। अब यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मनीष गुप्ता जी जो हैं, जो रेखा गुप्ता जी ने खुद बताया हुआ है, मनीष गुप्ता जी जो हैं वो पेशे से एक व्यापारी हैं। उनका स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है। उनका नाम मनीष गुप्ता है और वो साथ में एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट भी बताए जाते हैं, जो उन्होंने अपने खुद ही एफिडेविट में लिखा हुआ है। तो एक डिसेंट उनका व्यापार है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं, कोई छोटा भी नहीं, एक डिसेंट अच्छा व्यापारी जिसे कहा जा सकता है वो है। और आतिशी जी का कहना है कि अब वो दिल्ली सरकार चला रहे हैं। हालांकि उस पिक्चर में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई वो ऑफिशियल मीटिंग ले रहे हैं। अब मैं यहां पे जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये भारतीय राजनीति में, वैसे तो इस पे अभी बीजेपी ने ही उसका खंडन किया है कि आतिशी जी जो है वो एक बहुत ही उन्होंने घटिया रिमार्क किया है। विजय सचदेवा जी ने ये कहा है कि ये वो कोई ऑफिशियल मीटिंग वो कंडक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताने जो जा रहा हूं वो कि भारतीय राजनीति, यहां तक दिल्ली की राजनीति में किस तरह से जब महिला मुख्यमंत्री रही हैं तो भी और पुरुष मुख्यमंत्री रहे हैं तब भी दूसरे लोगों ने, परिवार के लोगों ने किस तरह से शासन किया है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 2 साल पहले ही 2022 की मेरे ख्याल से बात है, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे, तो जब वो जेल गए हैं तो 2 तरह के स्टोरीज चल रही थी उस समय कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे और सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, या वो मुख्यमंत्री के तरह से एक तरह से मुख्यमंत्री पद पे काम करेंगी। इसी बीच अरविंद केजरीवाल जी ने एक यू टर्न मारा और उन्होंने कहा कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। ऐसी स्थिति में एक बड़ी मजेदार चीज हुई, जो आज आतिशी जी रेखा गुप्ता पे आरोप लगा रही हैं, वहीं उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने शीश महल से बैठ के सारे अधिकारियों की मीटिंग्स लेती थी, वहीं से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी। उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री के पद को
भरपूर एंजॉय किया और पद पे वो लगभग रहीं, क्योंकि उन्हीं के पास इंस्ट्रक्शन आते थे और वही वो चलाती थी। अगर कानूनी टेक्निकलिटी ना होती तो अरविंद केजरीवाल जी जमानत मिलने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं देते। सुनीता केजरीवाल जी अपनी राजनीति में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई कि उनको जो मौका मिला, सुनीता केजरीवाल को जितना भी टाइम मिला राजनीति करने का, राजनीति चलाने का, दिल्ली को चलाने का, वो उनके पास वो ड्राइव नहीं था। वो उस तरह से लोगों को अपने साथ लेके नहीं चल पाई, लोगों को उस तरह से वो इम्प्रेस नहीं कर पाई, अपने पार्टी के ही कैडर को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल जी को, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब एक फैक्टर और भी था कि क्यों उन्होंने सुनीता केजरीवाल जी को नहीं बनाया, कि अगर सुनीता केजरीवाल जी बनती मुख्यमंत्री तो पार्टी के अंदर खाने बड़े जबरदस्त विद्रोह हो सकता था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि और भी बड़े नेता हैं जो जेल नहीं गए, वो इस पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को डर था कि अगर वो सौरभ भारद्वाज को बनाते हैं या जिसको भी बनाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए खुद राह जो है कठिन हो जाए। तो आतिशी जी को बना के एक तो उन्होंने एक तरह से पद अपने पास ही रखा, क्योंकि आतिशी जी उनके बियॉन्ड नहीं जा सकती, उनका राजनीतिक कद कभी भी इतना बड़ा नहीं रहा। और उन्होंने ये कह के कि मैंने महिला मुख्यमंत्री को चांस दिया, इस तरह से उन्होंने अपनी एक फेस सेविंग करके आतिशी जी को बना दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पहले भी आतिशी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले सुनीता केजरीवाल जी ने एक तरह से मुख्यमंत्री का काम संभाले रखा। फिर उसके पहले मैं आता हूं, उसके पहले जो दिल्ली सरकार के जो सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रही, वो रही शीला दीक्षित जी। शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो एक, हम लोग भी उस समय पत्रकारिता के दौर में, अपने जब हम लोग फील्ड की रिपोर्टिंग वगैरह में काफी जाया करते थे, रिपोर्टर्स से बात हुआ करती थी जो दिल्ली से कवर करते थे, वो ये बताया करते थे कि शीला दीक्षित की जो बेटी हैं वो काफी हद तक मुख्यमंत्री कार्यालय में दखल रखती हैं। मतलब उनका मुख्यमंत्री कार्यालय में एक से होता है। शीला दीक्षित जी उनकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देती थी, राजनीतिक कार्यों में उनके बहुत ज्यादा जो है उनका एक दखल होता था। जी, उनकी बेटी का नाम था लतिका दीक्षित। लतिका दीक्षित एक एनजीओ से जुड़ी रही हुई है और अच्छा है, मतलब उनका अपनी प्रोफाइल काफी अच्छी रही हुई है, उनका अपना एक स्वतंत्र विचारधारा रही है। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार खुद ये बोला कि मां उनसे राजनीतिक मामलों में सलाह लिया करती थी। अब वो सलाह लेती थी, अमल करती थी, वो उन्हें पता होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में और मुख्यमंत्री आवास के कार्यालय में उन 15 सालों में लतिका दीक्षित जी का बड़ा से होता था। अपॉइंटमेंट्स में, ट्रांसफर्स में, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे उसमें उनका एक अच्छा दखल होता था। अब उसको आप एक ये भी मान सकते हैं कि भाई वो उनको वो इस लायक थी, इसलिए उनकी माताजी ने उनको ये मौका दिया हुआ था ये करने के लिए। हालांकि उसके पहले जो मुख्यमंत्री रहे उनमें ऐसा हम लोग ने न साहब सिंह वर्मा जी के टाइम पे और मदन लाल खुराना जी के टाइम पे तो खैर हम पत्रकारिता में, एक्टिव जर्नलिज्म में ही होते थे, फील्ड में होते थे, दिल्ली सरकार में कवर भी करता था, लेकिन कभी मैंने ऐसा सुना नहीं कि मदन लाल खुराना जी के परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री कार्यालय में इंटरफेयर कर रहा है या साहब सिंह वर्मा जी के परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री कार्यालय में इंटरफेयर कर रहा है। हालांकि अब ऐसे पदों में होते हैं तो जो जो स्पेशली मदन लाल खुराना जी की और साहब सिंह वर्मा जी की राजनीति थी, वो लोगों से इतना ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड थे कि उनके ऑफिसेज में अब उनके गांव के जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज थे वो सब तो होते थे, वो इतना बड़ा चीज नहीं, लेकिन एकदम नजदीकी परिवार के लोग राजनीति कर रहे हैं वो कभी भी नहीं था। अब परिवार के सदस्यों का राजनीति में आना, इंटरफियर करना, इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में आज तक रहा है वो रहा है राबड़ी देवी का राजनीति में आना ही नहीं, लालू यादव जी यानी उनके पति के नाम पर मुख्यमंत्री बनना। इससे बड़ा उदाहरण शायद विश्व के लोकतंत्र के इतिहास में नहीं होगा।
1997 में जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे और उनके ऊपर चारा घोटाले में उनको जेल जाना पड़ा, तो जाते समय वो अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना के चले गए जेल। उस समय मुझे याद है 97 में हम लोग बहुत एक्टिव जर्नलिज्म में होते थे, तो जब हम लोग को जब पता चला कि लालू जी जेल जा रहे हैं और कौन मुख्यमंत्री बना, तो बहुत देर तक ये कंफ्यूजन रहा कि लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी का नाम क्या है, रबड़ी देवी है या राबड़ी देवी है। इस पे बहुत देर हंसी ठट्ठा चलता रहता था ऑफिस में, 1 घंटे तक चला है कि उनका नाम क्या है, क्या यहाँ तक कि उनका नाम भी किसी को नहीं पता था। वो इतना ज्यादा सत्ता से, राजनीति से दूर रहती थी। 1997 में उनको पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उसके बाद एमएलसी बनाया गया। उसके बाद वो जो ट्रेडिशनल आरजेडी की, लालू यादव की जो सीट राघोपुर से, वो एमएलए बनी और 2005 तक वो लगातार मुख्यमंत्री रही। आज 2025 में हम बैठे हैं, उनके पास आज तक वो राजनीति में सक्रिय रोल निभा रही हैं। अब देखिए, वो एक ट्रेजेडी ये भी है कि उन सब की जो पार्टी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परिवार की कंपनी है। वो जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनाए, जिसे चाहे नेता प्रतिपक्ष बनाए, वो उनका घरेलू मामला है। उनको किसी से कोई न जनता से जवाबदेही है, न जनता, उनका जो वोटर है वो ऐसा अवेयर है कि वो उनसे पूछने आएगा कि तुमने राबड़ी यादव जी को क्यों बनाया। तो अगर आज हम रेखा गुप्ता जी के पति की मीटिंग कंडक्ट करना, जो कि मुझे कहीं लग नहीं रही है, जिस तरह से सब लोग बैठे हैं, मैं भी राजनीति कवर कर रहा हूं पिछले 30 साल से, जो परिवार के सदस्य राजनीति में आते हैं, इंटरफियर करते हैं, वो उस तरह से बिहेव नहीं करते हैं, जो मुझे बहुत अनलाइकली लगा। अच्छा, नंबर 2, जब से सरकार बनी है तब से अंदर की बहुत सारी खबरें इधर उधर आती जाती रहती हैं। जो दिल्ली सरकार काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री काम कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा केंद्र की निगरानी में काम हो रहा है। बहुत ज्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए उस तरह का जो कांग्रेस और आरजेडी या समाजवादी पार्टी टाइप की व्यवस्था के मुख्यमंत्री जैसा कार्य नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा डिलीवरी का बहुत ज्यादा प्रेशर है भाजपा के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आके कहा कि मेरी मोदी की गारंटी है कि मैं दिल्ली को सुधारूंगा। तो बहुत ज्यादा प्रेशर मुख्यमंत्री पे है। तो ऐसा संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री के पति मीटिंग्स ले रहे हैं और केंद्र, हालांकि केंद्र कभी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा और केंद्र को पता लगे और वो इसको संज्ञान में ना ले। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कहीं कोई सच्चाई है। अब ये राजनीति से प्रेरित होके आतिशी जी ने क्यों बोला, ये वही बता सकती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी हम नए टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।